हेलो बच्चों। बेटा आज हम क्या करेंगे, आज हम ये जो हमारा अभी एमकॉम एंट्रेंस टेस्ट हुआ है 2021 में, इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे बेटा, जो जो पेपर इसमें पूछे गए थे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग एक सेक्शन इसका कवर करेंगे जिसमें मैथ्स एंड स्टैट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो एमकॉम एंट्रेंस का जो 2021 का पेपर था उसमें मैथ्स और स्टैट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि क्या उनके आंसर्स होने चाहिए थे। चलिए बेटा, तो 2021 का पेपर आपके पास होगा ही, वरना आप डिस्क्रिप्शन से ले लेंगे, वरना ये जो कॉन्टेक्ट नंबर्स इन स्क्रीन पर हैं इनमें से किसी से भी आप मुझसे ले लेंगे पेपर। तो इस पेपर में इन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमको बोलता है द मीन ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज इतना 40, द मीन ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन इज इतना एंड लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। ये बेटा थोड़ा सा ये 8th ऑब्जर्वेशन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पर क्या करना होगा बेटा, एक बार देखिए आप, तो आपको मालूम है कि मीन का फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा एक्स बाय एन। तो यहां से सिग्मा एक्स यानी कि ऑब्जर्वेशंस का सम आ जाएगा n इंटू एक्स बार। ये एक सिंपल बात है, ये आ गया बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब समझिए एक एक करके। सबसे पहले इन्होंने बोला कि 15 ऑब्जर्वेशंस का मीन 40 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 15 है और मीन 40 है, तो सम ऑफ दिस 15 ऑब्जर्वेशन, इनका सम आ जाएगा यहां पर, ये मेरे पास है, दिस विल बी 600। ठीक है जी। फिर इन्होंने बोला फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन मीन इज 36, तो सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 एंड मीन इज 36, ये आ जाएगा। फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशंस का सम ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 8 ऑब्जर्वेशंस का सम, नेक्स्ट 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन 42 है, तो नेक्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन और मीन आ गया 42, तो नेक्स्ट 8 ऑब्जर्वेशंस का सम ये आ गया। तो ये टोटल 15 ऑब्जर्वेशंस का सम आ गया, ये फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशंस का सम आ गया, ये लास्ट 8 ऑब्जर्वेशंस का सम आ गया। तो बेटा ये होता है 228, सॉरी 288, ये कैलकुलेशंस है मेरे पास, एंड 336, तो ये सम हमारा आ गया 624। यहां पर एक छोटी सी बात है बेटा जो आप थोड़ा सा इसको नोटिस करेंगे, देखिए जरा, टोटल ऑब्जर्वेशन है 15, अब यहां पर फर्स्ट 8 आ गई तो रिमेनिंग कितनी बचनी चाहिए थी, रिमेनिंग बचनी चाहिए थी 7, लेकिन इन्होंने ले लिया 8, तो यानी कि 8 और 8 ये टोटल 16 ऑब्जर्वेशंस का सम है। बेटा ये टोटल 16 ऑब्जर्वेशंस का सम है, जबकि हमारे पास टोटल 15 ऑब्जर्वेशंस का सम अवेलेबल है। तो 15 ऑब्जर्वेशंस का सम है 600 और इन 16 ऑब्जर्वेशंस का सम आ रहा है 624, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया हमारे पास, तो ये 24 आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, यानी कि 24 कोई ऑब्जर्वेशन रही होगी जिसको आपने 2 बार ऐड कर दिया होगा, तो एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन है 24। तो मैं यहां लिखता हूं एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन इज 24। ठीक है जी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, टोटल 15 ऑब्जर्वेशंस का सम 600 है और ये 8 करके 16 ऑब्जर्वेशंस का सम 624 आ गया, तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन आ गई 24। तो यहां पर हमारे पास अगर हम पेपर में देखते हैं तो ऑप्शन है 24, सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। आप चाहें तो एक बार इसको बेटा कॉपी कर सकते हैं, ये हमारे पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 21 है। अगर आप ये 10 ईयर कहीं और से कॉपी करते हैं या डीयू की साइट से डाउनलोड करते हैं तो उम्मीद है ऐसा हो सकता है कि नंबर्स
इधर उधर हो जाए, तो जो पेपर यहाँ डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 21 आएगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टैट्स का है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमको क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन 22 हमको कहता है सपोज दैट अप्रोक्सीमेटली 15% पीपल आर लेफ्ट हैंडेड। तो बेटा लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.15 और राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.85। ठीक है। इफ 2 पीपल आर सिलेक्टेड रैंडम n is 2, एक आदमी या तो लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड होगा, तो मैं यहां पर लगाना चाहूंगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब सक्सेस लेफ्ट हैंड को लूं या राइट हैंड को लूं वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन वाला मुझसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन वाले ने मुझे बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ 2 पीपल आर सिलेक्टेड रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज लेफ्ट हैंडेड एंड 1 इज राइट हैंडेड। दोनों का 1-1 पूछा है, तो किसी को भी सक्सेस किसी को भी फेलियर एज्यूम कर सकते हैं। तो ज्यादातर बच्चे राइट हैंडेड ही होंगे आप में से, तो एक काम करते हैं राइट हैंडेड को ही सक्सेस एज्यूम कर लेते हैं। राइट हैंडेड का हमारा सक्सेस हो गया 0.85 और Q यानी कि फेलियर हो गया 0.15, और हमको एक ही राइट हैंडेड चाहिए, दूसरा अपने आप ही लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस x इक्वल टू 1 सक्सेस चाहिए हमको। फॉर्मूला आपको याद होगा बाइनोमियल का, NCX p रेस्ट पावर x q रेस्ट पावर n माइनस x। So this will be what? n is 2, 2c1 p 0.85 raised to power 1, 0.15 raised to power 1। अब बेटा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 2c1 is 2, this is 0.85, this is 0.15, और इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 0.255। तो हमारी ऑप्शन ये बी ऑप्शन हमारी ठीक लग रही है यहां पर। ठीक है बेटा, आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको कॉपी करने का एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहा हूं। जब आपको कॉपी करना हो इस वक्त आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और आप इसको आराम से कॉपी कर लीजिए। अगर मैं कॉपी करने का टाइम यहाँ पे 2-3 मिनट आपको दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बेटा, आप इसको पॉज करके कॉपी कीजिएगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, समझेंगे जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो बोलता है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये ट्रू है बेटा, हमें फॉल्स बताना है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। ये फॉल्स है, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों से फ्री होता है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं बेटा, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों से फ्री होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर भी आगे की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, पेपर में वैसे जरूरत नहीं है आपको, लेकिन अभी हम लोग ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये भी ट्रू है जी, आपको मालूम है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy और byx दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है, मल्टीप्लाई करके रूट करते हैं। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिव द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ये भी ट्रू है बेटा, पॉजिटिव है तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव है तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सब चीजें ठीक है, बी वाला ही गलत है, इसलिए बी को हमने फॉल्स मार्क कर दिया। चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आपने किया था। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है जी, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपने रेंज किया, उसी का रिलेटिव मेजर हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है जी, इसके बाद एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपने क्वार्टाइल डेविएशन करा, तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फिर यहां पर आया था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ
वेरिएशन और बीच में आया था मीन डेविएशन, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है जी, तो आपको याद आ गया होगा। अब हम यहां पर एक क्वेश्चन हमसे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात कर रहा है, तो इसने हमें बोला रेंज नहीं, ज्योमेट्रिक मीन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हाँ जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहां पर है, तो ये ऑप्शन हमारी ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन नहीं, वो भी रिलेटिव मेजर नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, आप कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके, एक क्वेश्चन भी आ जाएगा और ये आंसर भी आ जाएगा, कॉपी कर लीजिए। चलिए बेटा, तो अब एक और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको इसको समझना होगा। 25 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी यूज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको याद दिला दूं बेटा, बाइनोमियल कहां यूज करते हो? बाय का मतलब होता है टू, जहां पर दो आउटकम है वहां पर आप बाइनोमियल यूज करते हो। मैं लिख देता हूं यहां, बाइनोमियल वहां यूज होता है जहां टू आउटकम्स का केस होता है, एक को सक्सेस बोलते हैं, एक को फेलियर बोलते हैं। दो से ज्यादा चीजें हो सकती हैं तो बाइनोमियल नहीं यूज होगा। टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेवलिंग मोर देन 15 किलोमीटर इन 1 लीटर। भाई मोर देन 15 किलोमीटर में 16 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, कुछ 19 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। मोर देन टू आउटकम्स हैं तो ये बाइनोमियल यूज नहीं होगा, ये फॉल्स में डाल दिया मैंने। टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इन अ क्लास स्टडी बिटवीन 1 and 3 आवर, 1 and 3 के बीच में फिर से कुछ भी हो सकता है, 1.1 आवर, 1.2 आवर, 1.3 आवर, 1.5 आवर, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे आउटकम्स हैं इसके, तो ये भी बाइनोमियल नहीं होगा। बाइनोमियल तभी होगा जब दो ही आउटकम हो सकते हैं। टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब टेस्ट लॉन्गर टाइम, बल्ब लास्ट लॉन्गर टाइम देन द एडवर्टाइज फिगर। तो एडवर्टाइज फिगर है, मान लीजिए बोलता है कि 1000 आवर्स बल्ब चलेगा। अब 1000 आवर्स से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 2000 आवर, 3000 आवर, 4000 आवर, तो इसमें भी दो से ज्यादा आउटकम है, तो ये तीनों ही फॉल्स हैं। फोर्थ नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चलेगा, सीधा ट्रू लिख दो, लेकिन फिर भी हमको समझ लेना चाहिए। टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ट्वाइस ऑन रोलिंग ऑफ अ डाइस 6 टाइम। बेटा जब आप डाइस थ्रो करते हो तो या तो उसमें जो नंबर आएगा वो इवन होगा या ऑड होगा। इवन ऑड सिर्फ दो ही आउटकम होते हैं, वैसे तो 1 से 6 तक सारे आउटकम होते हैं, लेकिन इवन ऑड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो ही आउटकम है, या इवन या ऑड। दो आउटकम का केस आते ही ये बाइनोमियल के लिए एकदम फिट ऑप्शन हमारी हो गई डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो अगर करना है तो। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26, prosperity, recession, depression in a business is an example of। आप समझो जी, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर और ज्यादा डाउन हो गया, फिर से दोबारा अच्छा चलेगा, ऐसा चलता रहता है धीरे 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 धीरे। ये तो सर्कल ऑफ लाइफ है भाई, ये तो चलता ही रहेगा। ठीक है जी, सर्कल ऑफ लाइफ। याद आ गया कुछ? अब ये ट्रेंड पूछ रहा है, कौन सा ट्रेंड है जी? ट्रेंड 4 तरह के होते हैं, मैं आपको वापस याद दिला दूं। सबसे पहले सेक्युलर ट्रेंड, ये लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स देखता है मोर देन 1 ईयर। ये आपने टाइम सीरीज में जरूर किया होगा। उसके बाद सीजनल ट्रेंड, जो सीजन के हिसाब से आता है, गर्मियों में ऐसा, सर्दियों में ऐसा। ठीक है जी। इरेगुलर ट्रेंड, जिसका कोई ट्रेंड नहीं होता, जैसे मान लीजिए फायर हो गई फैक्ट्री में, थेफ्ट हो गई, कुछ ऐसा और कोई नेचुरल क्लैमिटी होगी, दैट इज इरेगुलर ट्रेंड। साइक्लिक ट्रेंड होता है बेटा, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर से ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनती जाती है, साइक्लिक ट्रेंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन साइक्लिक ट्रेंड में फिट होगा। ठीक है जी, तो ये है हमारा प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन एंड डिप्रेशन जो बिजनेस है, एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक ट्रेंड। कॉपी कर लो बेटा। चलिए बेटा, तो ये आपने ट्रेंड वाला क्वेश्चन भी कर लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट इज 27th क्वेश्चन। 27th में है बेटा, इफ द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर देन लेफ्ट टेल। बेटा ये सिंपल क्वेश्चन था एक। देखो राइट में जो टेल जा रही है, राइट टेल ये बड़ी है,
तो राइट में टेल है बड़ी और इधर पीक है बड़ी, तो कंसंट्रेशन ऑफ डेटा पहले ज्यादा आ रहा है। तो कंसंट्रेशन डेटा जब पहले ज्यादा आ रहा है तो ये सिंपल पॉजिटिव स्क्यूनेस यानी कि ए ऑप्शन यहां पर रहेगा। इसमें कोई खास बात शायद थी नहीं। चलिए बेटा, तो स्टैट्स के ये क्वेश्चन थे। अब मैथ्स आ गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। ये मैथ्स का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 28। ये बेटा मैथ्स आ गया है, ठीक है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 4% पर एनम, तो जो आपका रेट है दैट इज 0.04, कंपाउंडेड एनुअली, एनुअल कंपाउंडिंग है। इफ द इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर इज इतना, इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर बताना है। यहां पर थोड़ी सी चालाकी खेल गए। हमने जितने भी क्वेश्चन क्लास में ऐसे किए हैं उनमें क्या किया है, और ये बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के पेपर में 10-10 बार आ चुका है क्वेश्चन, इतना घिसा पिटा क्वेश्चन है। वो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट देते हैं और थर्ड ईयर का पूछ लेते हैं। अब इसने सेकंड ईयर का इंटरेस्ट देके फोर्थ ईयर का पूछ लिया, तो बेटा चलना तो सीक्वेंस में ही पड़ेगा। तो हम क्या करते थे, अगर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 25 रुपीज है तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हम कैसे निकालते थे, 25 का 4% यानी कि 0.04। ऐसे करके ये थर्ड ईयर का हमारा इंटरेस्ट आ गया। ये कैलकुलेशन मेरे पास है, तो ये बेटा आ जाएगा आपका 1 रुपी। तो थर्ड ईयर का टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया 26 रुपीज। ठीक है जी, सिंपल है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है, वरना दूसरे तरीके समझा देता हूं। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 25 इंटू 1.04। भाई 25 भी बाद में ऐड करना पड़ेगा ना, इतना इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज कंपाउंडिंग का बेनिफिट। तो 25 रुपीज पर 4% का इंटरेस्ट मिला 1 रुपी, और आप सीधा ही कर दोगे 1.04 तो सीधा आ जाएगा 26 रुपीज। इस तरीके से हमने इसको क्लास में काफी बार किया है। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया 26 रुपीज। ठीक है, अब तो कुछ करना ही नहीं। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अगर बेटा 26 रुपीज है तो फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 26 पर वापस 4% इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसका फिर से 1.04 निकाल लो, तो ये मुझे लगता है ऐसा ये 27.04 आ रहा है। ऑप्शंस अप्रोक्सीमेटली वाली है हमारी 27.04। डी ऑप्शन यहां पर हमको ठीक लग रही है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना, कॉपी कर लो। ठीक है बेटा, आपने कॉपी कर लिया। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी हो सकता था सिंपल, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रखी है, वरना ये बेसिक तरीका भी ठीक है एकदम। जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है बेटा समझो, 25 रुपीज तो हमारा इस साल का इंटरेस्ट है, और ये हमारा फैक्टर 1+r वाला बनता है ना, 1+r, उसके बाद हम टाइम यहां पर रेज करते हैं। तो 1.04 तो हमारा ये इंटरेस्ट फैक्टर हो गया। अब इसके बाद टाइम कितना है, 25 से कितने ईयर्स आगे जाना है, 2 ईयर्स आगे जाना है। तो टाइम को 2 ईयर्स डाल दो, क्योंकि सेकंड ईयर से फोर्थ ईयर पे जाना है। तो सीधा सीधा यहां से 27.04 भी आ सकता था। जिन बच्चों ने ऐसे किया बहुत बढ़िया है जी, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आप एक एक करके ईयर्स में आगे चले जाओ तो भी एक ही बात है। वो तो मैं आपको समझा रहा हूं, लिख लिख कर दिखा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये 1 मिनट के अंदर बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाता है। कर लो बेटा दोनों मेथड कॉपी। चलिए, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हमको क्या बोलता है, द डिमांड फंक्शन इज x इज इक्वल टू 300 माइनस, एक मिनट ये p स्क्वायर है बेटा, 300 माइनस p स्क्वायर। ठीक है, तो 300 माइनस p स्क्वायर है। It will have unitary elasticity of demand when p is equal to this। तो बेटा elasticity of demand equal to 1 रखना है। elasticity of demand का फॉर्मूला मालूम है, माइनस ऑफ dx by dp into p by x and this should be equal to 1। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहां से पहले हम dx by dp निकाल लेंगे। dx by dp is minus 2p, डेरिवेटिव कर दिया। सो dx by dp is minus 2p into p, p को p रहने देते हैं, x is this 300 minus p square is equal to 1। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लेंगे, मुझे लगता नहीं इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। 2p स्क्वायर और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 300 माइनस p स्क्वायर। ठीक है जी,
तो ये पी स्क्वायर इधर आ जाएगा, सो दिस विल बी 3p² इज इक्वल टू 300 एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 3 इज 100 एंड p इज इक्वल टू 10। इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत आएगी, तो p इक्वल टू 10 इसमें हमारा आंसर टिक हो जाएगा, ये रहा p इक्वल टू 10। ठीक है जी, आप इसको भी कॉपी कर लें। कुछ बच्चे कई बार ऐसे नाराज हो जाते थे जब मेन क्लास में हम काम करते हैं फेस टू फेस, तो कुछ बच्चे नाराज होते हैं, सर ये क्या कर रहे हो सर, कभी कैपिटल एस लिख देते हो, कभी स्मॉल एक्स लिख देते हो, कभी कैपिटल पी लिख देते हो, कभी स्मॉल पी लिख देते हो। फिर मैं उनको कहता हूँ बेटा प्रेजेंटेशन के तो नंबर मिलने हैं ना एमकॉम में, सारे कैलकुलेशन के थोड़ा ना मिलेंगे, प्रेजेंटेशन के ही मिलेंगे, तो प्रेजेंटेशन करके आनी है तुमको। मजाक कर रहा हूं बेटा, प्रेजेंटेशन के कोई नंबर नहीं होते, तुम स्मॉल पी लिखो कैपिटल पी लिखो मत लिखो, बस ये आंसर मार्क करके आ जाना 10, ये जरूरी है। कर लो कॉपी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म। बेटा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, मैं यहां करेक्ट लिख रहा हूं, 3 × 3x + 4 raised to power minus 0.5 with a fixed cost of ₹2। ठीक है, फाइंड द पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब बेटा एवरेज कॉस्ट निकालना है आपको। व्हेन द फर्म प्रोड्यूसेस 7 यूनिट्स, x is 7। बहुत पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है, हर साल पेपर में भी आ रहा है, पहले भी आया है, और इस तरह का इंटीग्रेशन करना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी खास बात नहीं है। अगर आप ये पहली बार क्वेश्चन करेंगे तो डिफिकल्ट है, लेकिन कितने साल से करते आ रहे हैं, सेम रिपीट क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले तो फिक्स कॉस्ट की कहानी मैं आपको सुना दूं। बेटा फिक्स कॉस्ट क्या होता है, इफ योर आउटपुट इज 0 योर टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट यानी कि 2। ये सिंपल सी बात है, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। 0 आउटपुट पर भी जो कॉस्ट आ रही है दैट इज फिक्स कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट से पहले हमें टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फिर टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट निकलेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमको मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 4 - 0.5। मैं थोड़ा सा रफ में आपको याद दिला दूं, रूल एक सिंपल सा रूल है जी, और कुछ है ही नहीं इसमें। x raised to power n का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो x raised to power n + 1 over n + 1 ऐसा आता है। प्लस c तो आएगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, प्लस k जो बोलते हैं। x raised to power n + 1 + n + 1 बिल्कुल ऐसा ही आना है जी, कुछ भी नहीं है। यहां पर देखते हैं तो ये आएगा 3x + 4 raised to power 0.5 + 1 over this 0.5 + 1 plus k। एक बार मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, दिस इज 3x + 4 raised to power 0.5 over this is again 0.5 plus k। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो बेटा 0.5 जो है 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो, तो 2 पर आ जाएगा। दिस इज 2 × 3x + 4 raised to power 0.5 plus k। तो ये आ गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। ये वाला बेटा डेरिवेटिव, ये वाला इंटीग्रेशन हम काफी बार कर चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं बार बार इसको समझाने की जरूरत है। कुछ बच्चों को लगता है सर ये 3 कहां गया। बेटा ये बहुत बेसिक सी बात है, इंटीग्रेशन उतना साइंटिफिक नहीं है जितना डिफरेंशिएशन है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं डिफरेंशिएशन करके वापस क्रॉस चेक उसको कर लिया कीजिए। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो बेटा 0.5 इधर आ जाएगा, 3x + 4 मैं चलो रफ में कर देता हूं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये आएगा 3x + 4 इधर, 0.5 इधर की पावर 0.5 - 1 यानी कि -0.5 ओवर 0.5 इंटू 3x + 4 का इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन 3। ठीक है जी, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। तो अब यहां पर आप आराम से देख लें कि 0.5 से तो 0.5 कट गया। ठीक है जी, और यहां पर यही टर्म आ गई जहां से हम चले थे सेम, तो इसका इंटीग्रेशन करके यही आएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन में 3 आ जाता है, तो इसलिए हम उससे डिवाइड कर देते हैं। ये काम मुझे लगता है हमने पहले भी काफी बार किया है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल है, जिनको आता है अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है
तो आप मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत डिटेल में समझा दूंगा। चलिए, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन आ गया है। अब हम जानते हैं इफ आउटपुट इज 0, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट 2 आना चाहिए। तो यहां से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट 2 आएगा व्हेन आउटपुट इज 0। मैंने यहां से आउटपुट को 0 पुट कर दिया, ठीक है जी। ये 0.5 लिखने से किसी को घबराहट हो रही है तो समझ लो जी 0.5 का मतलब होता है रूट। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 0 इज 0, ठीक है जी। 0 प्लस 4 था बेटा, ये 4 का रूट इज 2 प्लस के, ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास के की वैल्यू आ गई -2, 4 और इधर जाके हो गया के इज -2। तो फाइनली वी हैव द टोटल कॉस्ट फंक्शन एज 2 इंटू 3x प्लस 4 रेज़्ड टू पावर 0.5 प्लस के इज -2। तो ये आ गया बेटा हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब हमको चाहिए एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय x, सो दैट विल बी 2 इंटू 3x प्लस 4 की पावर 0.5 लिखने में घबराहट हो रही है तो रूट लिख लो, -2 डिवाइडेड बाय x, ठीक है जी। अब क्या करना है बेटा, समझ लो, कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन वाले ने हमको बोला है इफ x इज 7 एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो हमको बस x को 7 पुट करना है। यहां पर ये आ गया 2 इंटू रूट ऑफ 7 पुट किया बेटा, 3 इंटू 7 प्लस 4 -2 बाय 7। तो यहां से ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 7 21 प्लस 4 इज 25 का रूट इज 5 इंटू 2 इज 10 -2 बाय 7, सो फाइनली इट विल बी 8 बाय 7, ठीक है जी। तो इसका आंसर 8 बाय 7 होगा। हमारे पास ऑप्शन है जी 8 बाय 7 की, ये बी वाली ऑप्शन है, तो ये हमारी सही ऑप्शन आ जाएगी बेटा। इस तरह के क्वेश्चन जिसने पहले नहीं किए हुए हैं उसको इस इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, जिन्होंने किए हुए हैं उनके लिए बहुत आसान था। बाकी कुछ बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करके इसको दे रहे होंगे पेपर को, उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इन जनरल ये क्वेश्चन डिफिकल्ट में मैं नहीं डालूंगा कैटेगरी में, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन कैसे डिफिकल्ट हो सकते हैं? चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए बेटा एक बार। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने 30 कर लिया है, नेक्स्ट इज 31। ये अपनी तरह का एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा। ये अपनी तरह का एक बिल्कुल बेसिक और थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। अ मशीन कॉस्टिंग ₹C इज डेप्रिसिएटेड एट 100%। बेटा डेप्रिसिएट हो रही है तो डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? हमारा एक फॉर्मूला होता है Pn इज इक्वल टू P0 1 प्लस R रेज़्ड टू पावर T, टाइम इन ईयर्स होता है। ये तब होता है जब वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, और जब वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही होती है तो बस 1 प्लस R की जगह हम 1 माइनस R कर देते हैं और कोई चेंज नहीं होता। तो ये हमारा था। अब इट्स बुक वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, तो यहां पर बेटा हमारे पास कॉस्ट है C, दिस इज C, 1 माइनस R क्वेश्चन में हमको नहीं दिया, टाइम दिया है 2 इयर्स, तो ये होगी हमारी बुक वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, C इंटू 1 माइनस R रेज़्ड टू पावर 2। सो यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन में है ये हमारे पास, करेक्शन है। C इंटू 1 माइनस R रेज़्ड टू पावर 2, ये ए ऑप्शन है बेटा, ये हमारा आंसर है, कॉपी कर लो। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। A bill of ₹5,000 discounted by a customer in his bank due after 3 months। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट मैं एक बार आपको समझा दूं बेटा। यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर ये बिल डिस्काउंटेड है तो ये डेप्रिसिएशन वाला केस लगेगा। नहीं, ये हमारी टाइमलाइन है, ये 0 ईयर है। आफ्टर 3 मंथ्स मुझको कहीं से ₹5,000 मिलने हैं, ठीक है जी। अब मैं उसको डिस्काउंट कराऊंगा तो बैंक मुझे इसकी ये वाली वैल्यू देगा, इसको मैं P0 बोल देता हूं बेटा, प्रेजेंट वैल्यू। ये मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, कि अगर मुझे 3 महीने बाद 5,000 कहीं से मिलने हैं तो आज के डेट में बैंक मुझे उससे कम ही पैसे देगा, ऑब्वियस है।
तो प्रेजेंट वैल्यू कम है, फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है, तो बढ़ ही रहा है ना, तो सीधा नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला होता था वही लगेगा, Pn इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर रेस्ट पार टी टाइम इन ईयर्स। बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा, कोई माइनस माइनस वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। ठीक है जी। अब ये हमको क्या बोलता है समझो, डिस्काउंटेड बाय कस्टमर इन बैंक आफ्टर 3 मंथ्स, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹12% पर एनम। तो जो आपका रेट है दैट इज 12% पर एनम है ये। द कस्टमर विल गेट, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो बेटा टाइम है हमारा 3/12, भाई टाइम इन ईयर्स होता है ना, तो 3 मंथ्स है तो 3/12 ये हमारा टाइम हो गया। और अब यहां से हम फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल है जी, Pn सीधा वैल्यू डालता हूं, Pn हमको मालूम है 5000 है, ठीक है। पी नॉट जो प्रेजेंट वैल्यू हमको मिलेगी हमको मालूम नहीं, 1 प्लस आर है हमारा 3/12, सॉरी टाइम है 3/12, फ्यूचर वैल्यू है बेटा 5000, प्रेजेंट वैल्यू हमको मालूम नहीं, 1 प्लस आर है हमारा 0.10 और टाइम है 3/12। ठीक है जी, ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस अब आप ये समझ ही गए होंगे। क्योंकि ये कैलकुलेशन मंथली है तो ये कंपाउंडिंग भी मंथली चलेगी, मंथली के लिए डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाइड बाय 12 हम करते हैं, बड़ा सिंपल सा रूल है जी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये आ जाएगा 5000 इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस ये आ गया 0.12 को डिवाइड कर लो बेटा, डिवाइड कर लो 12 से, कैलकुलेटर से करना, यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, कैलकुलेटर से करो 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 करो, अपने कैलकुलेटर से करो, क्योंकि यहां तो ऐसा लग रहा है 1 लिख दो सर, वो 12 है वो भी 12 है, 1 लिख दो, कैलकुलेटर से करो, करें, लो जी, ऊपर लिखा 0.12 डिवाइडेड बाय 12, सर 0.1 आ जाएगा, देखते हैं, इक्वल टू का बटन दबाते हैं, 0.01 आएगा बेटा, गड़बड़ नहीं करना, 0.01 और ये 12 से 12 कैंसिल, रेस्ट पावर 3। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है, 1.01 रेस्ट पावर 3, ये भी आप सिंपल कैलकुलेटर से कर सकते हो। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे होगा, करके दिखाओ, लो जी आज तो कैलकुलेटर कर ही देते हैं। 1.01 रेस्ट पावर 3 में कुछ नहीं करना है आपको, 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, ठीक है जी। तो ये आ गया 1.03030, जितना डेसिमल के ज्यादा प्लेस ले सकते हो बेटर है बेटा। अब इसको यहां लाके डिवाइड कर दोगे और ये पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, तो दिस विल बी 5000 डिवाइडेड बाय 1.03030, सो ये आ गया हमारे पास 4852.95, ठीक है जी। तो 4852.95 कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 4850 सबसे पास है, इसको लगा देते हैं। वैसे हमारा एग्जैक्ट आंसर 4852 आ रहा था, लेकिन 4850 पर भी आंसर मार्क कर देते हैं, कोई बात नहीं, बाकी सब ऑप्शंस काफी दूर है। तो ये बेटा आप एक बार कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए बेटा अब 33 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी मैथ्स का ही क्वेश्चन है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज यूनिटरी एट ऑल लेवल्स, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, ऐसा बोल रहा है। द डिमांड फंक्शन विल बी, मैं एक बार इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला लिख दूं, dx माइनस ऑफ dx बाय dp इंटू p बाय x इक्वल टू 1। तो यहां से डिमांड फंक्शन हमको निकालना है। इसमें तो क्या करेंगे बेटा, देखो जी, पहले तो शरीफ आदमी की तरह इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको बता देता हूं, एक एक करके ऑप्शन ही डालनी पड़ेंगी, और तो क्या होगा। P इज इक्वल टू x, ये ऑप्शन डालते हैं, तो यहां से पहले हम निकालेंगे dx बाय dp, dx बाय dp 1 आ गया, सो दिस इज 1 इंटू पी बाय एक्स, पी को भी एक्स पुट कर दिया इक्वल टू 1। यहां से जब हम क्रॉस चेक कर रहे हैं तो -1 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन मुझे गलत लग रही है, सॉरी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन -1 इक्वल टू 1 आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मुझको गलत लग रही है।
बी ऑप्शन चेक करते हैं बेटा। बी ऑप्शन में इसने बोला पी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम यहां से ले लेंगे p इंटू एक्स इक्वल टू के, तो x आ गया k बाय p। अब यहां से dx बाय dp निकाल लेते हैं, माइनस k बाय पी स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस इलास्टो डिमांड के फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं, माइनस ऑफ dx बाय dp इज माइनस k बाय पी स्क्वायर इंटू p, p को p रहने देते हैं, बाय x। x क्या था बेटा? k बाय p। k बाय p है, p ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। k माइनस माइनस प्लस हो गया, k से k कैंसिल हो गया, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो प्लस वन आ गया। प्लस वन इक्वल टू प्लस वन, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है जी। तो बी ऑप्शन मुझको ठीक लग रही है। बाकी ऑप्शंस में भी आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। वैसे आपको बता दूं, ये तो आपने शरीफों की तरह इस क्वेश्चन को कर दिया कि ये बी ऑप्शन हमारी ठीक आ रही है। वैसे इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से पेन भी हमको उठाने की जरूरत नहीं थी बेटा। आप समझो, देखो आप डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हो, प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी चाहिए, डेरिवेटिव नेगेटिव ही आना चाहिए। यहां पर देख रहे हो p इक्वल टू एक्स गिवन है, ये p इक्वल टू एक्स गिवन है, करेक्शन कर देता हूं पहले मैं, ये p इक्वल टू एक्स है, ये p इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये x इक्वल टू p स्क्वायर है। ठीक है। अब यहां पर देखो p इक्वल टू एक्स, यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज होगा, तो ये फंक्शन ही गलत है। p इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, ये फंक्शन भी गलत है। x इक्वल टू p स्क्वायर है, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ये फंक्शन भी गलत है। भाई प्राइस और क्वांटिटी का तो इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए ना। ठीक है, ये फंक्शन ठीक है, तो बी ही ऑप्शन पे बस मुझे चेक करना चाहिए था और किसी को चेक भी नहीं करना चाहिए था। तो इस तरीके से भी अगर आप दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपने सिंपली इसको सॉल्व कर दिया शरीफों की तरह, वो ऑप्शन भी सही है। आप कई बार शरीफ आदमी की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा, तो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा मैथ्स का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 34 की करेक्शन है, मैं यहां लिख देता हूं। इफ a is 2 3 1 4 and b is 1 a b 5, तो ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है और हमसे ए और बी की वैल्यूज पूछ रहा है। तो बेटा एक बार तो हमको ए बी इंटू बी ए इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। देखते हैं जरा। हमने लिखा यहां पर a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो ये आ गया 2 3 1 4 1 a b 5 1 a b 5 एंड 2 3 1 4। एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हमको कैसे करना है। पहले बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दिस इज 2 प्लस 3b 2a प्लस 15, फिर ये 1 प्लस 4b, दिस इज a प्लस 20। यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 प्लस a 3 प्लस 4a 2b प्लस 5 एंड 3b प्लस 20। ठीक है जी, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। उसके बाद बेटा आप या तो दो ऑप्शन है आपके पास, ए और बी की वैल्यूज डाल डाल के ऑप्शन से वैल्यू डाल डाल के चेक कर लो कहां पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक बार थोड़ी सी मेहनत करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। कंपेयर कर लेते हैं, 2a प्लस 15 इज इक्वल टू 3 प्लस 4a, ये इधर आ गया बेटा, दिस विल बी 12, ये इधर आ गया 2a, a इज इक्वल टू 6 हमारे पास आ गया है। उसके बाद आप कुछ भी ले लो जो आपका मन करता है, मान लो ये उठा लेते हैं हम, 2 प्लस 3b इक्वल टू 2 प्लस a, 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2 प्लस a की वैल्यू 6 है तो ये 8 आ गया बेटा। यहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 2, तो a 6 एंड b 2 ये हमारे आंसर्स हैं। तो a 6 b 2 ये b वाली ऑप्शन हमको करेक्ट लग रही है।
कॉपी कर लो बेटा इस क्वेश्चन को भी। चलिए बेटा, तो ये हमारा 2021 के पेपर में मैथ्स और स्टैट्स वाला पोर्शन था। तो इस पेपर में मैथ्स और स्टैट्स के जितने इतने क्वेश्चन थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। इस पेपर में इन टोटल मैथ्स के 7 क्वेश्चंस थे एंड स्टैट्स के भी 7 क्वेश्चंस थे। टोटल मिला के दोनों के 14 एमसीक्यूज थे बेटा। इनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इनकेस किसी को नहीं कुछ समझ में आया या कुछ और पूछना चाहे आप इस पेपर से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस बेटा। बाय बाय।